गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा जो नया चैप्टर है उसका नाम है मेटल और नॉन मेटल, जिसको हम लोग बोलते हैं धातु और अधातु। इससे पहले मैंने धातु और अधातु की जो पहले की वीडियो डाला था उसमें मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार जो धातुएं होती हैं, जो मेटल्स होते हैं या जो अधातुएं होती हैं या जो नॉन मेटल्स होते हैं, वो किससे किससे अभिक्रिया करते हैं। जैसे मैंने रिएक्शन कराया था, है ना, धातुओं और अधातुओं की, मतलब मेटल्स और नॉन मेटल्स की ऑक्सीजन से क्रिया, है ना, मतलब ऑक्साइड फॉर्म किया था, वाटर से किया, है ना, वाटर से रिएक्शन कराया था। उसके बाद आपका बेस से किया, मतलब आपका क्या बोलना चाहिए, क्षार के साथ अभिक्रिया। उसके बाद एसिड से क्रिया और सॉल्ट से क्रिया। इससे पहले की वीडियो को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने मेटल और नॉन मेटल का, मतलब जो धातुएं, मेटल एंड नॉन मेटल मतलब क्या होता है, धातुएं और अधातुएं, इनकी रिएक्शन मैंने बताया था किससे, आपका इन जो से नाम बताया था, मैं नाम लिख रहा हूँ। पहला किया था मैंने अम्ल से क्रिया, मतलब एसिड से क्रिया, है ना। दूसरा मैंने कराया था क्षार से क्रिया। तीसरा कराया था मैंने लवण से क्रिया, मतलब सॉल्ट से क्रिया। चौथा था मेरा, है ना, अम्ल हो गया, क्षार हो गया, लवण हो गया, तीन तो कंपलसरी है। उसके बाद आपका ऑक्साइड से क्रिया, मतलब ऑक्सीजन से क्रिया, है ना। और पांचवा कराया था मैंने ऑक्साइड के बाद हाइड्रोक्साइड से क्रिया। ऑक्साइड के बाद किससे कराया था, हाइड्रोक्साइड से क्रिया। ठीक है, तो ये मेरी पहले की वीडियो मैंने बता दिया था, इसको आप एक बार देख लीजिएगा कि जब भी कोई मेटल्स और नॉन मेटल जो है, ठीक है, एसिड, बेस, सॉल्ट और ऑक्सीजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं और क्या निकालते हैं। आज हम जो आपको बताएंगे वो ये रहेगा कि जब भी जो मेटल्स होते हैं, जैसे आप देखेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की एक श्रेणी होती है जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स को रखा गया है, उसको हम लोग बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज, मतलब कौन सी धातुएं या कौन सी धातु जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होती है, कौन सी धातु सबसे कम रिएक्टिव होती है, मतलब किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती है, और कौन सी धातु ऐसी होती है, ठीक है, जो दोनों के बीच में होती है। मतलब क्या बोलना चाहिए कि अधिक क्रियाशील, कम क्रियाशील और एक मध्यम क्रियाशील। तो अगर आप देखें तो कुछ नाम आप याद रख लीजिएगा कि इन धातुओं में, ठीक है, कौन कौन सी धातुएं ऐसी होती हैं जो हाईली रिएक्टिव होती हैं, कौन सी धातु ऐसी होती है जो कम रिएक्टिव होती है। तो इसके लिए आप देखिएगा, जो आप याद करने का तरीका याद रखिए कि जो आपका एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, मतलब एस ब्लॉक के एलिमेंट में आपका जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ठीक है, कैल्शियम, ये तीनों आप याद रखिएगा। और एक जैसे आप हाईली वाले की बात करें कि मतलब सबसे अधिक क्रियाशील धातु में क्या आएगा, तो सबसे अधिक क्रियाशील मतलब हाईली रिएक्टिव में आपका देखेंगे तो आपका आ जाएगा सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद आपका कैल्शियम, उसके बाद आपका मैग्नीशियम, उसके बाद आपका आ जाएगा एल्यूमिनियम। ये बहुत सिंपल याद हो जाता है, ठीक है, ये बहुत आसान है इसको याद करना, क्योंकि इसमें दो ठन वाले जो है +1 वाले हैं, मतलब हाई लीना खानदान के हैं, और कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है 2 पॉजिटिव वाले हैं, और एल्यूमिनियम को आप देखेंगे तो ये आपका क्या है, ये आपका जो है 3 पॉजिटिव वाला है। तो ये जो मेटल्स हैं, ये जो धातुएं हैं, ये धातुएं आपके क्या है, उच्च क्रियाशील, मतलब हाईली रिएक्टिव। तो आप यहां लिख देंगे उच्च अभिक्रियाशील या उच्च क्रियाशील धातुएं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, उच्च क्रियाशील धातुएं। तो सबसे पहले बच्चों आपको ये याद होना चाहिए कि जब हम मेटल और नॉन मेटल पढ़ें, ठीक है, तो मेटल और नॉन मेटल की जो सीरीज है, ठीक है, उसमें आपने इससे पहले रिएक्शंस पढ़ा था, ठीक है, रिएक्शंस पढ़ा था कि धातुएं अधातुएं जो है, जब मेटल्स और नॉन मेटल जो हैं वो एसिड, बेस, सॉल्ट, ऑक्सीजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करते हैं तो क्या बनता है। अब मैं जब धातुओं के बारे में बता रहा हूं, मेटल्स की एक सीरीज बता रहा हूं कि कौन सी धातुएं जो होंगी वो हाईली रिएक्टिव होंगी, कौन सी जो धातुएं होंगी वो लेस रिएक्टिव होंगी, और कौन सी धातुएं जो होंगी वो दोनों के क्या होंगी, बीच में होंगी। यहाँ पर धातुओं की बात हो रही है, क्योंकि हर धातुओं को अलग तरीके से अपने को क्या करना है, अलग करना। जब आप धातुओं पढ़ेंगे तो आपने सुना होगा कि धातुओं का शोधन किया जाता है, धातुओं को प्राप्त किया जाता है किसके, आपने देखा होगा खनिज होता है, अयस्क होता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जो अयस्क होते हैं, अयस्क में धातुएं मेटल्स होती है, तो उस मेटल्स को अपन क्या करते हैं, अयस्क से प्राप्त करते हैं। तो सिंपल सी बात है, तो जब आप अयस्क से मेटल को प्राप्त करेंगे, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो धातुएं होती हैं, कौन सी धातुएं जो है किस अयस्क में पाई जाती है। जैसे एक नाम मैं बता रहा हूं आपको, जैसे एक नाम आता है, एक अयस्क का नाम बता रहा हूं, जैसे एक नाम आता है बॉक्साइट।
बॉक्साइट से अपन क्या प्राप्त करते हैं, तो बॉक्साइट से हम एल्यूमिनियम को प्राप्त करते हैं, एल्यूमिनियम धातु को शुद्ध रूप में प्राप्त करने को, है ना, प्राप्त किया जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे आप देखे होंगे हेमेटाइट, हेमेसाइट जो है वो एक अयस्क है, एक ओर है। जैसे आपका बॉक्साइट एक ओर है, उसी टाइप का आपका हेमेटाइट भी एक ओर है, उससे आयरन को प्राप्त किया जाता है, लोहे को प्राप्त किया जाता है। मैग्नेटाइट से भी उसी को प्राप्त किया जाता है। सिल्वर ग्लांस होता है जिससे आपको सिल्वर को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, कॉपर पायराइट होता है, इसको पायराइट भी बोलते हैं, कॉपर पायराइट अयस्क से अपने को कॉपर को प्राप्त किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए ना कि सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ठीक है, आयरन, ये सब जो मेटल्स हैं, ये मेटल्स को कहाँ रखा गया है, किस रिएक्टिविटी में रखा है, किस सक्रियता श्रेणी में रखा गया है। तो ये जो सक्रियता श्रेणी मेरा बताने का उद्देश्य है, ऑब्जेक्ट है, यही है कि कौन सी धातु हाईली रिएक्टिव होती है, कौन सी बीच की होती है और कौन सी सबसे कम होती है। तो बच्चों अब आप देखिएगा, जिंक, आयरन और लेड, जिंक, आयरन और लेड, ये देखिए जिंक एक आयरन है और एक लेड है, तीन नाम ही आप याद रखिए, जिंक, आयरन, सॉरी, और लेड, मैं मरकर लिख दिया, यहां पर क्या हो जाएगा, लेड। और इन से देखिएगा, जिंक में 2+, आयरन में 2+ भी होता है, 2 पॉजिटिव आयन, और आयरन में 3 पॉजिटिव आयन भी होता है, लेड में आपका 2+, है ना। तो ये जो है जिंक, आयरन और लेड, ये मध्यम में आती है, बीच में आती है, मध्यम क्रियाशील धातुएं होती हैं। मतलब इनकी जो रिएक्टिविटी होती है, इनकी जो क्रियाशीलता होती है, वो ऊपर वाले जो मैंने नाम लिखा है उससे कम होती है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं मध्यम क्रियाशील धातुएं, है ना, मीडियम रिएक्टिविटी मेटल्स, मध्यम क्रियाशील धातुएं। उसके बाद बच्चों हमारा जो सबसे निम्न क्रियाशील धातु हैं, लो रिएक्टिविटी मेटल्स हैं, उसमें आप दो तीन नाम याद, एक दो ही नाम याद रखिएगा। एक लिखिएगा आपका, ठीक है, वैसे गोल्ड है ना, और सिल्वर, है ना, गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम। चलिए मैं लिख देता हूं यहां पर एक आएगा गोल्ड जिसका सिंबल होता है AU, है ना, और एक आता है सिल्वर, और एक नाम याद रखिएगा प्लैटिनम। ठीक है, गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम, ये ध्यान रखिएगा कि गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम, ये जो धातुएं हैं, ये क्या है, ये आपका निम्न क्रियाशील धातु हैं। निम्न क्रियाशील धातु, निम्न क्रियाशील धातु का मतलब आता है लो रिएक्टिव मेटल्स, निम्न क्रियाशील धातुएं, या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लो रिएक्टिव मेटल्स। तो पहले आप इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इतने आपको जरूरी याद होने चाहिए। अब देखिए बच्चों कि जब मैंने इतना नाम लिख लिया तो इसके बाद, ठीक है, अब कि जब इसका मेट्रोलॉजी करेंगे, धातु कर्म करेंगे, मतलब सिंपल सी बात है कि प्रकृति में कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो कि संयुक्त अवस्था में पाई जाती है, कॉम्बाइन फॉर्म में पाया जाता है, और कुछ धातुएं ऐसी होती है, कुछ मेटल्स ऐसी होती है जो फ्री स्टेट में पाया जाता है। तो फ्री स्टेट में अगर बात करें तो वो निम्न क्रियाशील धातुएं होंगी, मतलब आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लैटिनम हो गया, ये आपका लो रिएक्टिव मेटल्स हैं, निम्न क्रियाशील धातु हैं। तो ये प्रकृति में जो है ये फ्री अवस्था में पाई जाती है। समझ मेरे बात, तो इसको आप याद रखिएगा। अब जैसे आपको देखा जाए, जब आप धातु कर्म इसके बाद पढ़ेंगे तो इसको भी थोड़ा यहाँ नोट कर लीजिएगा। जब आप धातु कर्म करेंगे, धातु कर्म जिसको हम बोलते हैं मेटलर्जी, तो धातु कर्म में अपन क्या करते हैं, किसी भी धातु को या किसी भी मेटल को उसके अयस्क से शुद्ध अवस्था में प्राप्त करते हैं। मतलब प्योर फॉर्म में हम क्या करेंगे, किसी भी धातु को जो है वो प्राप्त करेंगे। किससे प्राप्त करेंगे, उसके अयस्क से, उसके ओर से अपन मेटल को क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे, वो भी शुद्ध अवस्था में। तो वो हमारा धातु कर्म कहलाएगा, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मेटलर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटलर्जी। तो यहाँ पर मैंने 3 टाइप के मेटल्स के बारे में बताया है, ठीक है। तो जो पहला ये जो है, जिसको हम लोग उच्च क्रियाशील धातुएं बोलते हैं, इनको विद्युत अपघटनी विधि से प्राप्त किया जाता है। किस विधि से, विद्युत अपघटनी विधि, है ना, विद्युत अपघटनी विधि बोलते हैं, इससे प्राप्त किया जाता है। दूसरा, अपन इस जो बीच वाला आपको दिख रहा है, ठीक है, कार्बन के उपयोग से अपचयन। क्या करेंगे, कार्बन के उपयोग से, मतलब कार्बन के द्वारा हम उसको रिड्यूस करेंगे,
है ना, रिड्यूस बाई कार्बन, कार्बन के द्वारा इसको रिड्यूस करेंगे और इसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के द्वारा प्राप्त करेंगे, विद्युत अपघटनी। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट में निम्न क्रियाशील धातु हैं, ठीक है, तो ये नेचुरल अवस्था में, मतलब नेचुरल अवस्था में प्राकृतिक रूप से ये स्वतंत्र पाया जाता है। तो आप लिख सकते हैं नीचे वाली, ये क्या होते हैं, प्राकृतिक रूप से ये स्वतंत्र अवस्था में, प्राकृतिक रूप से ये क्या होते हैं, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। मैंने जैसे कि पहले बताया था कि जो प्लेटिनम है, गोल्ड है ना, प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, और एक आपका बच गया क्या, सिल्वर, ये प्रकृति में आपका स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, फ्री फॉर्म में पाया जाता है, इसीलिए नॉर्मल इसको ऐसे ही मिल जाएगा। ये तो दो मेथड आप याद करना, बताना पड़ेगा आपको, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, ठीक है, और एक करेंगे कार्बन के द्वारा रिड्यूस करके अपन मेटल को क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। तो बच्चों ये हो गया हमारा ये। अब इससे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जो मैं आपको बता दूं, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं ये आप देखिएगा। जैसे आप अपने एनसीईआरटी के बुक खोलेंगे तो एनसीईआरटी के बुक में है ना, इसके इंटेंस क्वेश्चन जो है पेज नंबर 51 पे दिया हुआ है। तो आप देखेंगे क्वेश्चन लिखा होगा कि सोडियम धातु को केरोसिन में क्यों रखा जाता है। तो सिंपल सी बात है कि आप देखेंगे कि जो सोडियम है वो एक हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, जो सोडियम है वो एक हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, मतलब उच्च क्रियाशील धातु है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सोडियम जो है सामान्य तापमान, नॉर्मल टेम्परेचर भी नमी और ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर सकता है। मतलब सोडियम को अगर अपन नॉर्मल टेम्परेचर में रखेंगे तो वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेगा, और मॉइस्चर के साथ क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, केरोसिन के साथ रखने पर, इसको अगर मिट्टी का तेल या केरोसिन के साथ रखने पर इसकी कोई अभिक्रिया नहीं होती है ना, वो कोई अभिक्रिया नहीं कर पाता है, वो इसमें जो है सही से घुल नहीं पाता है, जैसा था वो वैसा ही रहता है। इसीलिए अपन क्या करते हैं, इसको केरोसिन में या मिट्टी के तेल में रखते हैं। कुछ रिएक्शंस बैलेंस करने को आएंगे। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर मैं, ठीक है, आयरन को, ठीक है, मतलब मान लीजिए कि कुछ नाम आपको दे दिया जाए, जैसे बोला जाए कि आपका आयरन का जब वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, आयरन का वाटर के साथ रिएक्शन होगा, या कैल्शियम का वाटर के साथ रिएक्शन होगा, या फिर आपका पोटेशियम का वाटर के साथ रिएक्शन होगा, तो क्या होगा। इससे पहले मैं आपको इसको क्लियर कर दूं कि किसी भी मेटल्स का अगर वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो क्या क्या फॉर्म हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पर आयरन है, यहाँ पर कैल्शियम है, यहाँ पर पोटेशियम है, 3 मेटल्स हैं। ठीक है, और आपको क्या करना है, क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस में आपको वाटर के साथ इन मेटल्स की क्या करनी है, रिएक्शंस करानी है। तो जब आप इस रिएक्शन को करने बैठें तो आप देखेंगे कि जब वाटर के साथ इसका रिएक्शन होगा, किसका, आयरन का, या कैल्शियम का, या पोटेशियम का, तो सिंपल सी बात है, या तो ये ऑक्साइड फॉर्म करेगा, या तो ये क्या फॉर्म करेगा, हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा। तो जब इसका वाटर के साथ आयरन का करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा Fe। यहाँ पर Fe के 2 फॉर्म होते हैं, मैंने बताया था, एक होता है Fe2O3, एक होता है Fe3O4। अगर मान लीजिए आप Fe2O3 करते हैं, क्या करते हैं, Fe2O3, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आयन 2 है, और यहाँ पर ऑप्शन कितना होगा, 3, तो यहाँ पर आपको क्या करेंगे, 3, क्योंकि 3 ऑप्शन के ये, तो हमारा हाइड्रोजन गैस निकलेगा। क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। जब कैल्शियम का वाटर के साथ करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में OH 2 बार होता है, और आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका 2 OH निकला है, 2 OH, तो इसका मतलब 2 H भी है, तो 2 OH है तो क्या है, 2 H भी है, तो H2 निकलेगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा इसमें, पोटेशियम का अगर वाटर के साथ करेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पर जैसे KOH बना दिया, क्या बना दिया आपने यहाँ पर, KOH, तो आप यहाँ पर अगर 2 KOH करते हैं, क्या 2 KOH, तो आप देखेंगे कि पोटेशियम 2 और 2 हाइड्रोक्साइड, तो 2 हाइड्रोक्साइड होने के बाद भी यहाँ पर एक हाइड्रोजन बचता है। ठीक है, तो ये है कुछ सामान्य अभिक्रियाएं। अब एक चीज याद रखिएगा कि जो थर्ड क्वेश्चन आपका है इस चैप्टर का, मतलब इसमें इंटेंस क्वेश्चन में जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें यह बताया गया है कि एक चार्ट देगा, और इस चार्ट में आपको बोलेगा कि जैसे मान लीजिए आपके पास आयरन सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, कुछ नाम देता रहता हूं, जैसे आपके पास क्या है, आयरन सल्फेट है, ठीक है, आपके पास एक नाम है कॉपर सल्फेट है, दिख रहा है आपको, आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और सिल्वर सल्फेट, जिंक सल्फेट और एक दिया है सिल्वर सल्फेट। तो इन नामों में आप इसको खोजिए कि इसमें सबसे ज्यादा जो है रिएक्टिव कौन होगा।
तो आप देखेंगे कि जो ये तो मुक्त अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? जिंक सल्फेट। कौन है? जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट जो है वो आपका कॉपर सल्फेट और आयरन सल्फेट दोनों से, जिंक सल्फेट जो है वो क्या करेगा? कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट से जिंक निकलेगा तो जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट से सल्फेट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा और कॉपर को रिड्यूस कर देगा। सल्फेट को खींच के क्या करेगा? कॉपर को रिड्यूस कर देगा, ठीक है। आयरन सल्फेट भी आपका जिंक से रिड्यूस हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा जो क्रियाशील धातु होगी वो अपने से कम क्रियाशील धातुओं को क्या कर देगी? विस्थापित कर देगी, मतलब उसको डिस्प्लेस कर देगी। क्या कर देगी? डिस्प्लेस कर देगी। तो आप इतना ही याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा, ठीक है, जो विस्थापन अभिक्रिया होगा, जो आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, ठीक है, तो वो अधिक क्रियाशील धातु जो है वो हमेशा क्या करेगा? निम्न क्रियाशील धातुओं को बड़ी ही आसानी से डिस्प्लेस कर देगा, है ना। जैसे मान लीजिए आपके पास जिंक है और आपके पास यहाँ पर कॉपर सल्फेट है, तो याद रखिए कि जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर होता है, तो जिंक क्या करेगा? जिंक सल्फेट बना लेगा और कॉपर को ये क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। विस्थापित मतलब क्या कर देगा? उसको डिस्प्लेस कर देगा। आया बात समझ में? तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर ये है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, वो बोल रहा है कि जब आयरन में सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया जाता है तो क्या होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है कि जो आयरन है उसमें अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर इंटेंस का ये 4 है, पाठ्य निहित प्रश्न का चौथा प्रश्न है ये, कि जब आयरन को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया जाता है। आप पुस्तक में जब पाठ्य निहित प्रश्न निकालेंगे, इंटेस्ट क्वेश्चन निकालेंगे, तो क्वेश्चन जब देखेंगे 4th वाला, तो उसमें लिखा होगा, कहानी पढ़ी होगी, एक स्टोरी लिखा होगा कि जब आपका, है ना, किसी भी मेटल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया जाता है तो हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलता है। इसको प्रूफ करना है तो आप कोई भी एक मेटल ले लीजिएगा और आप उसकी रिएक्शन आप सल्फ्यूरिक एसिड से कर दीजिएगा, तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ बनेगा FeSO4 और यहाँ पर आपका निकल जाएगा हाइड्रोजन गैस। मान लीजिए हमारे पास जिंक है और इसका रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से हुआ, तो जिंक क्या करेगा? जिंक जो है सल्फेट फॉर्म कर लेगा और क्या निकाल देगा? H2 गैस। तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों आयरन और जिंक ये क्या थे? ये आपके मेटल्स थे। क्या थे? मेटल्स थे। और सल्फ्यूरिक अम्ल जो था वो क्या था? एक एसिड था। तो जब मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन होता है, धातु का अम्ल के साथ अभिक्रिया होता है, तो हमेशा लवण बनता है, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? सॉल्ट। और कौन सी गैस निकलती है? तो हमेशा निकलता है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये आपका चौथे क्वेश्चन का आंसर है। पांचवा क्वेश्चन जो है ठीक उसी प्रकार है। जैसे मान लीजिए पांचवा क्वेश्चन में पढ़ के बता दूं कि जिंक जो है, जिंक को आयरन सल्फेट में इंक्लूड किया जाएगा, मतलब जिंक को आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपके पास जिंक है, जिंक का रिएक्शन किससे होगा? आयरन सल्फेट से। जिंक रिएक्ट विद आयरन सल्फेट। ये 5th नंबर क्वेश्चन है एनसीईआरटी पाठ्य निहित प्रश्न, एनसीईआरटी इंटेस्ट क्वेश्चन का। तो आप देखते हैं कि जिंक जो है वो आयरन से भी ज्यादा रिएक्टिव है और कॉपर से भी ज्यादा रिएक्टिव है। तो जिंक क्या करेगा? आपका सल्फेट को खींच लेगा और कौन सी किसको डिस्प्लेस कर देगा? है ये आयरन को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। लेकिन अगर उल्टा होता, अगर जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन होता और आयरन होता, तो आयरन के पास इतनी कैपेसिटी और इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो ऐसा कर सके। तो बच्चों ये हो गया हमारा इतने क्वेश्चन एनसीईआरटी के। अब अपन एक नए टॉपिक की ओर चलते हैं जिसका नाम है धातुएं और अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती है। धातुएं और अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती है। हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट टू ईच अदर, ठीक है। हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट टू ईच अदर, मतलब धातुएं अधातुओं के साथ कैसे आपका रिएक्शंस करेगा, इस संबंध में अपन इसके बारे में कुछ चर्चाएं करती हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आता है धातु प्लस अधातु, ठीक है। दोनों को एक दूसरे से क्या करना है? रिएक्शन कराना है। तो सबसे पहले आपको
मैंने बताया था कि सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के 20 तक। तो मैं फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूँ। 1 हाइड्रोजन का होता है, हीलियम का आपका 2 है एटॉमिक नंबर, लिथियम का 3 है, बोरान का 4 है, सॉरी बेरिलियम का आपका 4 है, बोरान का एटॉमिक नंबर 5 है, कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 8 है, फ्लोरीन का 9 है और नियॉन का आपका 10 है। 10 तक आपने लिखा है यहाँ पहले, ठीक है। उसके बाद यहाँ आइए, सोडियम 11 होता है, मैग्नीशियम का आपका 12 है, एल्यूमिनियम का आपका 13 है, सिलिकॉन का आपका 14 है, फास्फोरस का आपका 15 है ना, सल्फर आपका 16 है, क्लोरीन आपका 17 है, ऑर्गन आपका 18 है, पोटेशियम आपका 19 एटॉमिक नंबर और कैल्शियम आपका 20 है। तो बच्चों एटलीस्ट आपको इतने एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए और उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद होने चाहिए, मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जब याद होगा तब आप पता लगा लेंगे कि कौन सा मेटल किस नॉन मेटल से रिएक्शन करेगा। तो ये जो मैंने 20 तक मैंने एलिमेंट्स के नाम लिखे हैं, इन 20 तक के एलिमेंट्स में मेरे मेटल्स भी इंक्लूड है और मेरे नॉन मेटल्स भी इंक्लूड है, मतलब इसमें धातु भी है और इसमें अधातु भी है। समझ में आ रहा बात। अब इसमें जो आपके एस ब्लॉक के एलिमेंट होंगे वो धातु होंगे और जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे उसमें ऑलमोस्ट आपके अधिकतर अधातुएं होंगी और उसमें कुछ कुछ ही आपके धातुएं भी होती हैं और उपधातुएं भी होती हैं। तो इसमें देखते हैं, हाइड्रोजन अधातु में आता है ना, हीलियम अधातु में आता है, लिथियम धातु है, बेरिलियम धातु है, बोरान अधातु है, कार्बन अधातु है, नाइट्रोजन अधातु है, ऑक्सीजन अधातु है, अधातु मतलब नॉन मेटल, फ्लोरीन अधातु है, नियॉन अधातु है, सोडियम धातु है, मैग्नीशियम धातु है, एल्यूमिनियम धातु है, सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन धातु है, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन अधातु है, आर्गन अधातु है, पोटाशियम और कैल्शियम जो है आपका धातु है। तो आप यहाँ पर एक साइड में लिख लीजिएगा, है ना। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन आपका यहाँ पर अधातु है, ठीक है। उसके बाद हीलियम क्या है, हीलियम भी आपका अधातु, मतलब अधातु का मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स। लिथियम क्या है, लिथियम आपका मेटल है मतलब धातु है, ठीक है। बेरिलियम क्या है, बेरिलियम, ठीक है, बेरिलियम आपका धातु है, मेटल्स है। बोरान आपका अधातु है, कार्बन भी आपका अधातु है। उसके बाद आप देखेंगे नाइट्रोजन भी आपका क्या है, अधातु है, ऑक्सीजन भी क्या है आपका अधातु है, ठीक है, फ्लोरीन भी क्या है आपका अधातु है, नियॉन भी क्या है आपका अधातु है, ठीक है। ऐसे लिखते जा रहा हूं मैं। उसके बाद सोडियम, सोडियम का अगर देखा जाए तो सोडियम एक धातु है, ठीक है। मैग्नीशियम भी एक धातु है मतलब मेटल्स है। उसके बाद एल्यूमिनियम भी आपका एक मेटल है, धातु है। सिलिकॉन आपका धातु है, ठीक है। फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस आपका, ठीक है, फास्फोरस भी आपका मेटल्स में आ जाएगा, ठीक है। सल्फर एक अधातु है, ठीक है, सल्फर अधातु है। क्लोराइड आपका अधातु है, नॉन मेटल है। ऑर्गन आपका अधातु है, नॉन मेटल है। और पोटेशियम आपका धातु है और कैल्शियम आपका क्या है, धातु है, ठीक है। अब ये तो हो गया, पता लग गया कि कौन सा मेटल्स है कौन सा नॉन मेटल्स है। एक बार इसको आप अच्छी तरह देखिएगा। अब मैं इसके बाद बताऊंगा कि इन धातुओं और अधातुओं का कॉम्बिनेशन कैसे होगा। तो सबसे पहले बच्चों मैंने इसको लिख दिया कि कौन से धातु हैं कौन से अधातु हैं। अब आप इसको देखेंगे, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, क्या देखेंगे, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन को। तो देखिए आपका जो रूल चलता है 2, 8, 18, 32, तो इसको बहुत अच्छी तरह याद कीजिएगा। जैसे 1 लिखा है तो याद रखिएगा इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1। हीलियम का कितना होगा, 2 है तो 2। लिथियम का 3 लिखा है तो लिखिएगा 2, 1। यहाँ पर 4 लिखा है तो लिखिएगा 2, 2। 5 लिखा है तो 2, 3। 6 लिखा है 2, 4। फिर 2, 5। ऑक्सीजन का 8 लिखा है तो 2, 6। फ्लोरीन का 9 लिखा है तो 2, 7। और नियॉन का 10 लिखा है, 10 लिखा है तो 2, 8। मतलब 2 के बाद, ठीक है, आप 8 तक मैक्सिमम जाएंगे, उसके बाद 9 में नहीं जाएंगे। उसके बाद सोडियम का 11 है तो 2, 8, 10 और यहाँ पर बच गया 1, तो 2, 8, 1 उस टाइप से चलते जाइए। 12 है 2, 8, 2। फिर 2, 8, 3, 2, 8, 4,
2 8 बढ़ते जाइए 5 2 8 6 2 8 7 टोटल जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा। उसके बाद आएगा 2 8 8 फिर 2 8 8 के बाद फिर 1 फिर 2 8 8 के बाद फिर 1। तो ये जो लिखा मैंने इसमें जो सबसे लास्ट में है, जैसे पूछा जाएगा हाइड्रोजन का कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है। संयोजी इलेक्ट्रॉन और बैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब एक ही होता है। तो आप देखेंगे कि हाइड्रोजन के लास्ट में कितना है 1, हीलियम के लास्ट में 2, लिथियम का 1, बेरिलियम का 2, बोरान का 3, कार्बन का 4, नाइट्रोजन का 5, ऑक्सीजन का 6, फ्लोरीन का 7, नियॉन का 8, सोडियम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन है फिर 1, मैग्नीशियम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन दिख रहा है फिर 2, एल्यूमिनियम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन फिर 3, सिलिकॉन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, फास्फोरस का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, सल्फर का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, क्लोरीन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, ऑर्गन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, पोटेशियम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन फिर 1 और कैल्शियम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन फिर 2, है ना। 2 यहां पर होगा क्योंकि 20 करने के लिए यहां पर 2 करना पड़ेगा। तो जब आपसे ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन याद हो जाए तो मेटल्स और नॉन मेटल्स का आपको क्या करना है, कॉम्बिनेशन करना है। मेटल्स और नॉन मेटल क्या करना है, कॉम्बिनेशन करना है। कैसे करेंगे, कुछ एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दूंगा, उस एग्जांपल के आधार पर आप एक मेटल और नॉन मेटल कैसे आपस में कंबाइन होते हैं इसको आपको बनाने को एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्शन करेंगे तो उनके बीच में एक बॉन्ड बनेगा, उस बॉन्ड का नाम होगा आयोनिक बॉन्ड, है ना, या विद्युत संयोजी बंध या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो देखिए एक एग्जांपल से बता रहा हूं, सोडियम एक मेटल है और क्लोराइड सोडियम और क्लोरीन से मिल गया बना सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड आप देखेंगे जिसको हम नमक बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं, तो ये एक आयोनिक कंपाउंड है। क्या है ये, आयोनिक कंपाउंड, आयनिक बंध, आयनिक बंध या आयोनिक कंपाउंड है क्योंकि सोडियम में मुझे प्रूव करना है कि सोडियम में आपका पॉजिटिव आयन आएगा और क्लोराइड में हमारा नेगेटिव आयन आएगा। सोडियम में पॉजिटिव आयन और क्लोराइड में क्या आएगा, नेगेटिव आयन आएगा। अब ये कैसे प्रूव करूंगा मैं, तो आप इस बात को एकदम ध्यान से देखिएगा कि सोडियम क्लोराइड के केस में आपके पास सोडियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है और क्लोराइड जो है वो एक नॉन मेटल है। ठीक है, अब दोनों की आपस में क्या हो गया, रिएक्शंस हो गया। तो जब रिएक्शन हुआ तो सोडियम को सबसे पहले लिखिएगा और क्लोराइड को ऐसे लिखिएगा। सोडियम का होता है 11 और क्लोरीन का होता है 17। तो 11 को कैसे लिखा था माने 2 8 1, 11 हो गया। 17 कैसे लिखा था 2 8 7। तो आप देखेंगे इसके लास्ट में और इसके लास्ट में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है, कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो आप देख रहे हैं सोडियम के लास्ट में 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है और जो क्लोरीन है उसके लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, छोड़ दे, तो वो अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेता है, ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। और हर मेटल या नॉन मेटल यही चाहता है कि मैं कैसे भी करके अपने लास्ट में, अपने वैलेंस सेल में, अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट कर दूं और स्टेबल हो जाऊं, स्थायी हो जाऊं। तो इसके लिए क्या करेगा, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को इस क्लोरीन को देगा तो ये 7 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 7 था, 1 ले लेगा तो 8 हो जाएगा और वो बेचारा भी दे करके 8 हो जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करिएगा, सबसे पहले सोडियम बनाइएगा और उसके ऊपर में एक ऐसे डॉट लगा दीजिएगा। इसका मतलब ये है कि सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में, लास्ट में, उसके संयोजी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। उसी टाइप से क्लोराइन का करेंगे। तो मैं इसको क्रॉस कर दे रहा हूं, तो यहाँ क्या कीजिएगा, दिख रहा है आपको यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, है ना। आप देख रहे हैं यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 क्रॉस कर दिया हूं। क्रॉस इसलिए किया हूं ताकि मुझे ये पता चल सके कि दोनों के इलेक्ट्रॉन थोड़ा अलग टाइप के दिख रहे हैं, मतलब है तो वही चीज, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही है। तो आप क्या करोगे, आप ये देखोगे कि इसका क्या है 2 8 1 है और इसका क्या है 2 8 7 है। तो जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन को यहां दे देगा। तो ऑब्वियसली बात है उसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, दे दिया, तो अब सोडियम में क्या आ गया, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन को दे दिया मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसके पास अब पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब उसी टाइप से आपका जो क्लोरीन था 1 2 3 4 5 6 7 था, उसने एक सोडियम का इसको लिया
तो लेने के कारण जो है इस बेचारे के पास क्या आ गया, एक नेगेटिव चार्ज आ गया। क्या आ गया, एक नेगेटिव चार्ज आ गया। किसके, क्लोरीन के पास क्या आ गया, एक नेगेटिव चार्ज आ गया। तो आप क्या कर देंगे, यहां पर आप एक नेगेटिव चार्ज इस कॉम्प्लेक्स के बाहर लगा देंगे ताकि पता चल सके कि सोडियम ने एक डोनेट किया है और क्लोरीन ने एक लेकर के क्लोराइड बना दिया है। ये तो हुआ मेरा पहला एग्जाम्पल। अब बच्चों मैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ आता हूं। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए मुझे बनाना है MgCl2। क्या बनाना है, मुझे मान लीजिए बनाना है MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो आप देखेंगे कि यहां पर ये मेटल है और दो क्लोराइड है वो नॉन मेटल है। तो मैग्नीशियम का कितना होता है, मैग्नीशियम का हो जाएगा 12। यहां पर कितने क्लोरीन है, तो 2 क्लोरीन है। तो आप यहां लिखेंगे, आप देखेंगे इसका क्या होगा 287, इसका भी होगा 287 और इसका होगा 282। तो आप समझ में आ गया यहां तक। आप बनाएंगे क्या, मैग्नीशियम है ना, उसके पास यहां पर 2 बिंदी लगा देंगे और यहां पर हमारे पास क्लोरीन कितने हैं, तो यहां पर 2 क्लोरीन है, 1 2 3 4 5 6 7। उसी टाइप से 1 2 3 4 5 6 7। तो 2 में से क्या होगा, ये क्या है 282 है और ये दोनों क्या थे 287 थे। तो एक इलेक्ट्रॉन एक इसके लिए और एक जो है भाई साहब इसके लिए, दोनों को दे दिया। तो क्या हो जाएगा आपका, जब रिएक्शन होगा तो Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन दिया मतलब इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। और क्लोराइड, तो आप यहां पर Cl लिखिएगा 1 2 3 4 5 6 7। अब यहां पर कितने बार है, 2 बार। तो आप यहां पर 2 बार लिख लीजिएगा, है ना, 2 क्लोराइड था ना, यहां पर देखिए 2 क्लोरीन था तो 2 बार यहां पर लिखा और यहां पर एक माइनस लगा दिएगा। एक माइनस नहीं है, एक्चुअली 2 माइनस है। तो मैं यहां पर चूंकि 2 बार लिख चुका हूं नीचे में, इसीलिए मैं यहां पर एक माइनस किया हूं, ताकि 2 का गुणा अगर एक माइनस से करेंगे तो 2 1 कम 2। समझ में आ गया बच्चों। इसी टाइप से हमारे और भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए Al, एल्यूमिनियम में 3 प्लस आएगा और यहां पर आप क्या करेंगे Cl लिखेंगे और यहां पर आप 3 करेंगे, फिर यहां माइनस करेंगे, फिर वही 1 2 3 4 5 6 7। और यहां पर एल्यूमिनियम जो है उसके पास 3 होता, क्योंकि उसका 13 होता है तो वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता। तो बच्चों ये तो हुआ हमारा आयनिक कंपाउंड्स के बारे में। इसके बारे आगे की जो हम क्लास रहेगी उसमें हम आपको बताएंगे कि आयनिक कंपाउंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है।